नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणतंत्र दिवस पे जो परेड होता है उसका चयन किस प्रकार किया जाता है। जी हाँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाल ही में 4 राज्य जिसमें दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और पंजाब ऐसे हैं जिन्होंने भारत सरकार के इस सिलेक्शन प्रोसीजर को गलत माना है या उनकी आलोचना की है या उनपे कुछ टिप्पणियां की हैं। ये हर वर्ष होता चला आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को बहुत अच्छे से और बहुत इत्मीनान से समझना होगा। वीडियो के लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि आखिर इन चारों राज्यों ने क्या कुछ कहा है, इनके नेताओं ने क्या कुछ कहा है, अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी है इन्होंने। फिर हम ये भी समझेंगे कि आखिर इस वर्ष ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनका चयन इस परेड में शामिल होने के लिए किया गया है। इसका मतलब कि जो मैं नाम बताऊंगा आपको, जिन राज्यों के नाम बताऊंगा, उनकी झांकियां इस वर्ष आपको 26 जनवरी के दिन देखने को मिलेंगी। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हर वर्ष ये समस्या बना हुआ है राज्यों को लेके, आखिर सरकार ने क्या समाधान करने की कोशिश की है, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं अपने स्तर पे आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन कौन करता है। एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो झांकियों का सिलेक्शन करती है। एक्सपर्ट कमेटी रक्षा मंत्रालय के गाइडेंस में काम करती है। कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। एक्सपर्ट कमेटी कई सारी बैठक कर विभिन्न राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त झांकियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। ये कमेटी इन झांकियों का उनके विषय, डिजाइन और उनके विजुअल इंपैक्ट के आधार पर जांच करती है। इसके बाद अपनी सिफारिश डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजती है। अब देखते हैं कि इसके बाद इनकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो क्या होती है। आपने ये जान लिया कि एक रक्षा मंत्रालय के द्वारा कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट जो होते हैं शामिल होते हैं और वो अपना एक रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को देते हैं। इसके बाद हम समझ रहे हैं कि इनकी जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन की प्रक्रिया है, वो कैसे होती है। रिपब्लिक डे के लिए झांकियों के सिलेक्शन की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत झांकियों के स्केच, डिजाइन और प्रदर्शनों की थीम की सराहना के साथ होती है। आपको बता दूं कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकियों के लिए एक विशेष तरह की थीम रखी जाती है। उसी थीम के आधार पे सारे राज्य या फिर जो भी केंद्रीय मंत्रालय हैं वो अपनी झांकियां तैयार करते हैं। इसके बाद झांकी के मॉडल पर एक्सपर्ट कमेटी और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों या मंत्रालयों के बीच कई दौर बातचीत के बाद यह खत्म होता है। सिलेक्शन के पहले फेज में सभी प्रस्तावों के स्केच, डिजाइन की जांच की जाती है। साथ ही जरूरी होने पर इनमें संशोधन के लिए भी सुझाव कमेटी के द्वारा दिया जाता है। एक बार जब कमेटी स्केच और डिजाइन को अप्रूव कर देती है तो प्रतिभागियों को अपने प्रस्तावों को 3D मॉडल में आने के लिए कहा जाता है। हालांकि 3D मॉडल लाने के लिए मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद फाइनल चयन के लिए एक्सपर्ट कमेटी विभिन्न आधार पर झांकियों के 3D मॉडल की जांच करती है। सिलेक्शन प्रक्रिया आमतौर पर 6 से 7 राउंड की बैठक के बाद पूरी होती है। इस दौरान हर स्टेज में कुछ प्रस्तावों को खारिज कर दिया जाता है और कुछ प्रस्तावों को सेलेक्ट करके आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। सिलेक्शन कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इसमें विजुअल अपील लोगों पर कितना प्रभाव डालेगी, आइडिया, थीम, म्यूजिक और कई ऐसे भी फैक्टर हैं जो इनके सिलेक्शन के पीछे काम करते हैं। मोटे तौर पर आप समझिए कि जो
झांकी है उसका विजुअल अपील कैसा है, इस पे खास फोकस किया जाता है। साथ ही कि जो लोग इस झांकी को देख रहे हैं उन पे उन झांकी का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ थीम बनाने का जो आइडिया है, झांकी बनाने का जो आइडिया है वो कितना प्रभावशाली है, इसका भी जांच किया जाता है। इसमें कौन से म्यूजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी एक जरूरी फैक्टर के रूप में उसमें शामिल होता है। लिमिटेड टाइम और स्पेस की कमी के कारण परेड में भाग लेने के लिए लिमिटेड संख्या में ही झांकियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जैसा कि हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, एक बहुत सीमित समय के लिए प्रोग्राम किया जाता है। अगर हर राज्य की झांकियों को आप एक एक करके देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। अपने समय को बचाने के लिए और जगह की कमी के कारण भी वहां पे जो भी झांकियां होती हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना भारत सरकार की कहें या रक्षा मंत्रालय की कहें एक मजबूरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री का जोर होता है कि सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद सबसे अच्छी झांकी ही परेड में शामिल हो। कोई भी अगर आपको किसी तरीके का कोई सिलेक्शन करने का मौका मिलता है आपके निजी जीवन में भी, तो आप उनमें से बेहतरीन निकालने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का काम हो। ऐसे ही रक्षा मंत्रालय जो भी झांकियों का प्रस्ताव आता है उनमें सबसे बेस्ट झांकियां जो होती हैं उन्हें आम नागरिक के सामने या भारत सरकार के सामने या संपूर्ण देश को प्रदर्शित करने के लिए उसको सेलेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही ये देख लेते हैं कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों के लिए दो थीम, जिसमें विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखा गया है। ये इस वर्ष के दो थीम हैं। पिछले साल की बात करें तो झांकियों के लिए कुल 5 थीम रखे गए थे। अब आपको ये देखना होगा कि इस डिजाइन को तैयार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। स्केच में स्पष्ट रूप से यह दिखाना चाहिए कि झांकी खींचने वाले ट्रैक्टर को थीम के पार्ट के रूप में कैसे उपयोग किया गया है। जैसा कि आप देखते हैं जो पूरा का पूरा थीम है वो मेन रोड पे मूव करता हुआ हमें नजर आता है। उसमें जो ट्रैक्टर वाला पार्ट होता है उसको उस थीम में किस प्रकार से कवर किया गया है कि पता ही ना चले कि उस थीम के अंदर एक ट्रैक्टर है जिसको लेके वो पूरा का पूरा झांकी जो है वो मूव कर रहा है। सबसे प्रमुख रूप से इस बात को देखा जाता है। झांकियों पर किसी तरह का लोगो लगाने की अनुमति नहीं होती है। झांकियों पर आगे राज्य का नाम हिंदी में, पीछे इंग्लिश में और साइड में क्षेत्रीय भाषा में लिखा जा सकता है। झांकी की ग्राउंड लेवल से लंबाई 45 इंच और चौड़ाई 14 इंच और साथ में इसकी ऊंचाई 16 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतने जो क्राइटेरिया हैं वो जो राज्य होती हैं या गृह मंत्रालय होते हैं उनको इन सारी बातों का ध्यान रख के अपनी झांकी को तैयार करना होता है। ट्रैक्टर और ट्रेलर या दो ट्रेलर के बीच 6 से 7 फीट का अंतर होना चाहिए ताकि वह आसानी से मुड़ सके। वहां की जो जगह है उसमें इतना पर्याप्त जगह होना चाहिए कि जब दो झांकियां आसपास हो तो दोनों एक साथ मुड़ सके। उसके लिए भी इसमें एक पॉइंट दिया गया है। झांकी में कुछ एलिमेंट भी शामिल होने चाहिए जिससे झांकी का सिलेक्शन जो है आसानी से हो सके। क्या क्या है उनको भी 4-5 पॉइंट में देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से झांकी तैयार करने के लिए एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर फ्री में मुहैया कराया जाता है। यानी कि कोई भी राज्य हो या कोई भी केंद्रीय मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय की तरफ से उन्हें एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर मुफ्त में मुहैया कराया जाता है। झांकियों को अलग रूप देने के लिए अन्य वाहनों का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसकी व्यवस्था खुद से करनी होगी। अगर किसी राज्य को या किसी मंत्रालय को ऐसा लगता है कि हमारा एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर से काम नहीं बन सकता है तो उसमें वो एडिशनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि उसके खर्च का जो वहन है वो उस राज्य को या मंत्रालय को स्वयं करना पड़ता है। जहां तक हो सके झांकियों पर कुछ मूवमेंट के साथ साउंड और एनिमेशन भी होना चाहिए। राज्य और मंत्रालय दोनों को यह प्रयास करना चाहिए कि उस झांकी में कुछ साउंड भी हो और पूरे झांकी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होना चाहिए। ये फैक्टर भी रक्षा मंत्रालय की बनाई गई कमेटी के द्वारा जांच की जाती है। चुनिंदा कलाकारों को ही इसमें शामिल होने का मौका मिलता है।
झांकियों पे आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोग जो है टीम बना के रहते हैं और कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते रहते हैं। उनमें भी जो एक्सपर्ट कलाकार हैं, जो चुनिंदा कलाकार हैं, उनको ही शामिल करने का राय कमेटी के द्वारा दिया जाता है। इस दौरान सिर्फ ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक फोक डांस, कॉस्ट्यूम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही की अनुमति होती है। तो ये कुल 5 पॉइंट हैं जो झांकी के एलिमेंट में शामिल होने चाहिए, जिसके आधार पे कमेटी जो है सिलेक्शन करके इसे यानी कि इस झांकी को मौका देती है परेड में शामिल होने का। कुछ बातें और हैं जिन्हें हमें अभी देखना है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बार सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र जारी कर रिपब्लिक डे परेड 2024 में झांकियों के लिए प्रस्ताव मांगे थे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी राज्य और केंद्र शासितों को एक प्रस्ताव देकर यह कहा गया था कि आप जैसी भी झांकी प्रस्तुत करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे अप्लाई करें। 18 दिसंबर 2023 से झांकियों के लिए प्रस्ताव भेजे जाने की तारीख शुरू हुई, जबकि प्रस्ताव भेजने की तारीख 26 दिसंबर 2023 तक थी। इस बार कुल 331 झांकियों के प्रस्ताव आए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत लिमिटेड समय में आप 15 से 20 झांकियों को ही देखते हैं और उनको ही दिखाया जाता है। अगर आपके पास 331 झांकियों का प्रस्ताव आ रहा है तो बहुत सामान्य सी बात है कि इसमें जो सिलेक्शन है वो काफी जटिल हो जाएगा, इसलिए बहुत कम राज्यों को ही मौका मिल पाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 9 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड के लिए कर्नाटक की झांकी को शामिल करने से इनकार किया था। जैसा कि मैंने बताया आपको 4 राज्य, वो चारों नाम आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की झांकियों के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया था। अब इन 4 राज्यों की नाम आपके सामने है और ये भी देख लेते हैं कि कौन सा राज्य अपना कौन सा झांकी लेके आने वाला था। कर्नाटक से 2 प्रस्ताव भेजे गए थे। इनमें से एक मैसूर के शासक नलवाड़ी कृष्णराज वोडेयार और कित्तूर रानी चेन्नम्मा के जीवन को प्रदर्शित करना था। यानी कि ये 2 झांकियां थी जो कर्नाटक की तरफ से भेजी गई थी। वहीं दूसरी झांकी में बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के जीवन को दिखाया जाना था। इन दोनों झांकियों के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख पा रहे हैं, ये दोनों मिला के एक झांकी और ये अलग से एक झांकी, इन दोनों को मिला के 2 झांकी बताया गया था और इसी का प्रस्ताव आया था, जिसे कमेटी के द्वारा खारिज कर दिया गया। सीएम सीतारमैया ने कहा है कि ये 7 करोड़ कन्नड़ लोगों का अपमान है। केंद्र ने जानबूझकर उनकी झांकी को रोका है। अब ये कमेंट भी इनका लाजमी है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार तो है नहीं वहां पे। अगर भाजपा की सरकार होती तो शायद इनका कुछ तालमेल बन पाता। तो ये भाजपा विरोधी होने के साथ साथ ये जो है देश के सिलेक्शन कमेटी का भी जाने अनजाने में विरोध कर रहे हैं। पंजाब से पंजाबियों के बलिदान और संस्कृति को दिखाने वाला था। एक झांकी में बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ माता गुजरी को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा अन्य 2 प्रस्ताव भी भेजे गए थे, लेकिन तीनों प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया गया। पंजाब के तीनों प्रस्तावों को भी स्वीकार नहीं किया गया। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि जिन राज्यों को झांकी के लिए चुना गया है उनमें से 90% से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की शासन है। अब यहाँ पे झांकियों के अंदर भी आम नेता जो है, जो जनमानस के नेता कहे जाते हैं, उनकी अपनी राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार का यह फैसला उनके पंजाब विरोधी मानसिकता को दिखलाता है। आप स्वयं समझदार हैं, कमेंट पढ़ के आप राजनीति को समझ सकते हैं। दिल्ली की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में दिल्ली राज्य का शासन मॉडल प्रदर्शित किया गया था। इसमें अच्छी शिक्षा, बेहतर प्रति व्यक्ति आय, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी चीजों को दिखाया गया था, लेकिन इनके प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है
कि केंद्र ने दिल्ली के इस प्रस्ताव को खारिज करके एक अच्छे शासन मॉडल को दिखाने से रोक दिया है। ये स्टेटमेंट पढ़ के भी आप राजनीति के स्तर को समझने का प्रयास कर सकते हैं। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की प्रिय परियोजना कन्याश्री को उजागर करने वाली बंगाल की प्रस्तावित गणतंत्र दिवस की झांकी को 8 साल में तीसरी बार खारिज कर दिया गया। इससे तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। वहां पे आप जानते हैं बंगाल में टीएमसी की सरकार है और जब भी 8 बार अगर इन्होंने प्रस्ताव दिया है उनमें से 3 बार ये खारिज हो चुके हैं, यानी कि लगातार 8 साल से ये प्रयास कर रहे हैं जिनमें इनको 3 बार खारिज किया जा चुका है। तो ये राजनीति करने का एक अन्य मुद्दा उनके पास मिल गया है। हर साल झांकी को लेकर हो रहे विवाद को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक रोल ओवर योजना का प्रस्ताव दिया है। अब ये रोल ओवर योजना क्या है, इसको मैं आपको एक लाइन में समझाने का प्रयास करता हूं। कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। भारत सरकार ने ये पहल इसी वर्ष से की है कि हम हर 3 वर्ष में सभी प्रदेशों को मौका देंगे, यानी कि जो प्रदेश इस वर्ष प्रदर्शन कर चुके हैं वो अगले वर्ष स्वयं अपनी झांकियां लेकर नहीं आएंगे। अगले वर्ष जो झांकियां प्रस्तुत कर दी गई, तीसरे वर्ष में अब ये दोनों वर्ष की जो झांकियां थी वो अगले वर्ष नहीं आएंगी। अगर इस क्रम को चलाया जाए तो हर वर्ष, हर दूसरे वर्ष, हर तीसरे वर्ष प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को मौका मिल जाएगा और ये जो झंझट, ये जो लफड़ा, ये जो समस्या शुरू से चली आ रही है ये खत्म हो जाएगी। अगर इस पहल पे सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश अगर मान जाते हैं तो मुझे लगता है ये समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। अगले 3 गणतंत्र दिवस समारोह में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी झांकियां प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा अगर रोल ओवर योजना को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपना लेते हैं। तो हर साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 15 झांकियों का चयन किया जाता है, इसलिए सभी को मौका मिलना मुश्किल होता है। रोल ओवर प्लान से सभी के पास मौका होगा। इसके तहत समझौते पर अभी तक 28 राज्य दस्तखत कर चुके हैं, जिनमें कर्नाटक भी शामिल है। 2024 गणतंत्र दिवस परेड के लिए 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया है, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। ये सभी आपको 26 जनवरी 2024 में जितनी भी झांकियां दिखेंगी वो इन्हीं राज्यों की दिखेंगी। अब इन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये कुल 16 राज्य हैं जिसकी झांकियां आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगी। तो मैंने अपना प्रयास किया, मैं इस बातों को आप तक पहुंचा पाऊं। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत चूक हुई हो मेरे से, लेकिन मैंने अपने स्तर पे पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एग्जैक्ट और फैक्ट जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन मैं एक वीडियो आपके सामने ऐसा लेके आता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो हम फिर जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे।